हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडो नेपाल, इंडो भूटान और इंडो श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इंडो नेपाल जो बॉर्डर है वो ओपन एंड पोरस बॉर्डर है। मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और बहुत ही लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे। तो जितने भी इंडो नेपाल के बॉर्डर है वो ओपन और पोरस बॉर्डर है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने के बावजूद भी, मीन्स एक फ्रेंडली रिलेशन होने के बावजूद भी नेपाल के साथ हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। उनमें से सबसे पहला डिस्प्यूट है कोसी रिवर डिस्प्यूट। कोसी को हम लोग सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। तो ये जो कोसी रिवर है ये यहाँ पे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास इस पे एक डैम बना है जो कि मल्टी पावर प्रोजेक्ट है। ठीक, तो वो इंडिया और नेपाल दोनों के कोऑपरेशन से वहाँ डैम बना है। उसके बाद काली रिवर डिस्प्यूट, या फिर उसका दूसरा नाम सरदा रिवर भी है, और ये ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर घाघरा है, और घाघरा ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा का। तो काली रिवर तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। काली रिवर के आसपास का जो एरिया, जो मतलब काली रिवर काला पानी से निकलती है, और काली रिवर जो है वो उत्तराखंड में बहती है, नेपाल में भी बहती है। तो वहाँ पे जो और ये काली रिवर जो है काला पानी और लिपू लेक जो पास है, लिपू लेक दर्रा जो है, ये इन दोनों को ज्वाइन भी करती है। तो काली रिवर के पास जो है अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है। वो 1816 जो सगौली एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश के टाइम में, उसके अनुसार जो है मतलब इंडिया का कुछ पोर्शन जो है, मीन्स उसके अनुसार अगर देखें तो काली रिवर के वेस्ट में जितना भी एरिया है वो इंडिया का है, और उसके ईस्ट में जो भी एरिया है वो नेपाल का है। लेकिन अभी इंडिया कुछ नया अपना मैप जारी किया, उसके अनुसार फिर से नया विवाद खड़ा हो गया, और नेपाल इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गया है। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो दूसरा डिस्प्यूट काली रिवर है, पहला डिस्प्यूट कोसी रिवर था, और तीसरा डिस्प्यूट मधेसी पीपल को लेकर है। तो मधेसी पीपल नेपाल में किसको बोलते हैं? जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, ठीक, जो तेराई रीजन में जो इंडियन प्लेन, ग्रेट प्लेन से जो माइग्रेट हो गया, फिर जिस भी कारण से वो कुछ अपने रिलेशंस की वजह से या फिर किसी भी कारण से वो नेपाल के तराई रीजन में जाके सेटल हो गए हैं, वैसे लोगों को हम लोग मधेसी पीपल बोलते हैं। ठीक, तो इनको वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बना या फिर जो भी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उनमें इनको नेपाली लोगों के इक्वल राइट्स नहीं मिलता है। उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है नेपाली लोगों से, और इसके कारण वहाँ हमेशा जो है तनाव बना रहता है। तो ये 3 जो है बहुत ही जनरल और हाईलाइटेड डिस्प्यूट्स है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडो भूटान के बारे में। तो इंडो भूटान भी, भूटान के साथ भी हमारा रिलेशन बहुत ही बढ़िया है, और इंडो भूटान बॉर्डर भी एकदम ओपन बॉर्डर है। यहाँ भी बहुत ना के बराबर एकदम रेस्ट्रिक्शंस है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पे पुलिस या फिर आर्म फोर्स को तैनात रखा जाता है। इसके साथ जो है 4 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ये बहुत ही पोरस बॉर्डर है, इसके साथ हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा है। इसीलिए इसी कारण से जो असम का नेशनल पार्क है, रॉयल असम का जो मानस नेशनल पार्क है, वो भूटान में भी कंटिन्यू करता है, जिसका नाम वहाँ पे रॉयल नेशनल पार्क है। ठीक, तो असम का मानस नेशनल पार्क वो आगे कंटिन्यू है भूटान में रॉयल नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है दोस्तों, ये नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कुछ एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे हॉर्न राइनो, एलिफेंट्स, टाइगर, वाइल्ड बुफेलो, पिग्मी हॉग जो कि वर्ल्ड का सबसे छोटा सुअर है। इसका पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे गोल्डन लंगूर भी एक पाया जाता है। तो गोल्डन लंगूर का भी पिक्चर आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है गोल्डन लंगूर। ठीक है, और यहाँ पे रेड पांडा भी पाया जाता है। रेड पांडा जो यहाँ पाया जाता है वो थ्रेटेंड स्पीसीज़ है। ठीक, इसके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसका थ्रेटेंड होने का 2 कारण है, पहला इन ब्रीडिंग और दूसरा हैबिटेट लॉस।
तो इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक स्पीसीज़ है, अगर वो डाइवर्स नहीं है, एक ही जगह पे वो एक लिमिटेड जगह में ही रहता है, तो उसके चलते और आपस में ही ब्रीडिंग करता है, तो उससे जो उसका कमिंग जनरेशन्स है वो वीक हो जाता है और वो ज़्यादा लॉन्ग सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसके चलते एक डाइवर्स ब्रीडिंग होना चाहिए, और ये केवल इन ब्रीडिंग करते हैं, इनके चलते इनका जो स्पीसीज़ है वो थ्रेटेंड है। और दूसरा इनका थ्रेटेंड होने का कारण हैबिटेट लॉस है। और वाइट पंडा का, तो रेड पंडा थ्रेटेंड है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट पंडा जो कि चाइना में पाया जाता है, तो चाइना अपना एक टायरलेस एफर्ट के द्वारा जो है वो पंडा के स्पीसीज़ को रिकवर कर लिया है, और ब्लैक एंड वाइट पंडाज आर नो मोर थ्रेटेंड स्पीसीज़ और नो मोर एंडेंजर्ड स्पीसीज़। ठीक है दोस्तों, ये मानस नेशनल पार्क है। ये मानस नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर मानस नेशनल पार्क। यहाँ से वो कंटिन्यू होकर भूटान में भी जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा रेड पांडा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका हमारा मैरीटाइम नेबर है। वो हमसे इंडिया और श्रीलंका का लैंड बाउंड्री या लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, वो मैरीटाइम नेबर है हमारा। ठीक, बीच में दो स्टेट है, पाक स्टेट है और एक गल्फ ऑफ मन्नार है। तो इंडिया और श्रीलंका जो है जियोलॉजिकली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसका प्रूफ जो है हमको रॉक सिस्टम से मिलता है। दोनों देशों का, इंडिया के पेनिनसुला का और श्रीलंका का, दोनों का रॉक सिस्टम जो है सिमिलर है। इस कारण से जियोलॉजिकली जो इंडिया और श्रीलंका कभी कनेक्टेड रहा होगा। ठीक है दोस्तों, सेकेंड पॉइंट इंडिया और श्रीलंका के क्लोजनेस के बारे में जो है वो क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी जो श्रीलंका का है वो वेस्टर्न घाट के क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। इसलिए श्रीलंका को हम लोग वेस्टर्न घाट के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी इंक्लूड करते हैं। ठीक, कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है मीन्स कोई एक जगह जहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी और बहुत ही यूनिक और एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी मिलते हैं, वैसे जगह को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट जो है वहाँ वो बहुत ही रिच है बायोडाइवर्सिटी में, इसलिए उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। और उससे सिमिलर या उससे मिलता जुलता जो भी बायोडाइवर्सिटी मिलता है उसको हम लोग उसी वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर ही शामिल करते हैं। इंडिया और श्रीलंका जो है लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है, फिर भी जो इंडिया का लास्ट पॉइंट जो है धनुषकोडी, जो कि रामेश्वरम का भी लास्ट पॉइंट है। रामेश्वरम जो है इंडिया मीन्स तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड है। तो उस रामेश्वरम आइलैंड का भी जो लास्ट प्लेस है जिसका नाम धनुषकोडी है, धनुषकोडी अभी अनहैबिटेटेड आइलैंड है। वो 1968 में वहाँ बाढ़ आया, उसके बाद से वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं। तो वो धनुषकोडी जो प्लेस है वो श्रीलंका से केवल 24 किलोमीटर ही दूर है। श्रीलंका का एक जगह है तलाई मनार, उससे मात्र 24 किलोमीटर ही दूर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है जो बहुत ही फेमस ब्रिज है, जिसका नाम है एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु ब्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं। ये एडम्स ब्रिज जो है ये कोरल और लाइमस्टोन रॉक से मिलकर बना हुआ। कोरल क्या होता है इसको भी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। कोरल एक क्रस्टेशियंस जो हम लोग एनिमल बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, तो क्रस्टेशियंस जिसके ऊपर सेल्स होता है, तो उस तरह के स्पीसीज होते हैं। तो इनसे मिलके एक आइलैंड बना होता है, जैसे लक्षद्वीप भी जो है वो कोरल आइलैंड है। तो उसी तरह का एक कोरल और लाइमस्टोन दोनों रॉक से मिला हुआ एक ब्रिज है जो दोनों को कनेक्ट करता है इंडिया और श्रीलंका में, रामेश्वरम और श्रीलंका को, जिसका नाम है एडम्स ब्रिज, जो अंग्रेज़ ने रखा है। और इसको हम लोग हिस्टोरिकली या फिर ट्रेडिशनली इसको हम लोग राम सेतु भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो पुल है ये राम जी के द्वारा बनाया गया था जब वो इंडिया से लंका जा रहे थे रावण का वध करने और सीता को वापस लाने, तो उस समय पुल बनाया गया था। लेकिन अभी ऐसा कोई एक वैलिड प्रूफ नहीं मिला इसके लिए, इसलिए अभी हम लोग इसके बारे में कुछ आगे बात नहीं करेंगे। सो देख सकते हैं ये तमिलनाडु है और बीच में ये रामेश्वरम आइलैंड है और यहाँ से शुरू हो जाता है तलाई मनार है ये। तो ये रामेश्वरम और रामेश्वरम का जो लास्ट पॉइंट है वो धनुषकोडी है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो कोरल्स वहाँ पे राम सेतु और जो वो रीजन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में,
कोरल्स के डोमिनेंस की वजह से, मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ कोरल्स मिलते हैं, और जहाँ भी कोरल होंगे वहाँ डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा होगा, मीन्स बायोडाइवर्सिटी उस जगह में बहुत ही रिच होगा, और उसकी वजह से वहाँ फिशिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। और इन दोनों तीनों कारणों की वजह से यूनेस्को जो है उसको एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। जहाँ भी कोरल होगा ये समझ जाइए कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या फिर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ मिलेगा, और यूनेस्को जो है उसको एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। और ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इंडिया का एकमात्र मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है कुछ स्पीसीज़ के लिए फेमस है, जैसे ड्यूगोंग जिसको सी काऊ भी बोलते हैं, ग्रीन टर्टल और लेदरबैक टर्टल। ड्यूगोंग जहाँ भी कोरल्स होंगे वहाँ ड्यूगोंग होंगे, ड्यूगोंग को हम लोग सी काऊ बोलते हैं। कोरल्स के ऊपर एक ग्रीन कलर का घास जमता है जिसको ये ड्यूगोंग नाम का जो स्पीसीज है उसको खाता है। ठीक, इनका हम पिक्चर देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। ये जो है लेदरबैक टर्टल है, सॉरी ये लेदरबैक टर्टल है, ये लेदरबैक टर्टल है, ये ग्रीन सी टर्टल है, और ये ड्यूगोंग है। ठीक, जिसको हम सी काऊ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये रामेश्वरम के ऊपर ही, रामेश्वरम और तमिलनाडु को जो कनेक्ट करता है ब्रिज, उसका नाम पाम्बन ब्रिज है। पाम्बन ब्रिज का हम पिक्चर देख सकते हैं। पाम्बन ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है, ये पाम्बन ब्रिज है। ठीक है दोस्तों, इसका यहाँ लोकेशन है इंडिया, और ये जो बीच में रामेश्वरम आइलैंड है इस दोनों को कनेक्ट करता है पाम्बन ब्रिज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है ट्यूटिकॉर्न। ठीक, ट्यूटिकॉर्न जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है जो इंडिया और श्रीलंका या फिर साउथ ईस्ट एशिया से जो भी ट्रेड होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह है ट्यूटिकॉर्न पोर्ट जो कि तमिलनाडु के एकदम लास्ट साउथ में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट को प्रपोज किया जिसका नाम है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। ठीक, ये देख सकते हैं ये प्रपोज्ड सेतु समुद्रम कनाल है। ठीक, जो कि पहले अगर कोई भी अरेबियन सी से कुछ भी, अगर कोई भी कार्गो शिप अगर आता है इंडिया में तो वो पूरे श्रीलंका को क्रॉस करके पूरे श्रीलंका के राउंड होके वो बे ऑफ बंगाल में इंटर करती है। ठीक, तो ये अभी एग्जिस्टिंग रूट है हमारा। ठीक, अरेबियन सी से इंडियन ओशियन होते हुए बे ऑफ बंगाल जाने के लिए। लेकिन अगर सेतु समुद्रम कनाल या जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद से ये दोनों जो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से है इससे होते हुए जो है एक नया रूट हमारा बन जाएगा, और गवर्नमेंट एक नया रूट बन जाएगा, और गवर्नमेंट इसी के प्रयास में लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ये गल्फ ऑफ मन्नार है और ये धनुषकोडी है और ये रामेश्वरम है। तो इससे धनुषकोडी से होते हुए मीन्स इसमें हमको श्रीलंका का कॉपरेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ ट्यूटिकॉर्न है तो ट्यूटिकॉर्न पे भी हम हो सकता है यहाँ भी हम कुछ अनलोडिंग लोडिंग कर सकते हैं। तो ट्यूटिकॉर्न इससे भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट बन जाता है, और इंडिया और श्रीलंका के बीच से होते हुए यहाँ से जो है अरेबियन सी से हम किसी भी कार्गो शिप को बे ऑफ बंगाल में बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। जब इधर से अगर हम जाते हैं तो हमको श्रीलंका का बहुत ज़्यादा हेल्प लेना पड़ता है श्रीलंका के पोर्ट्स का। लेकिन जब हम दोनों के बीच से निकालेंगे तो हमको अगर कुछ अनलोडिंग लोडिंग भी करना तो हम ट्यूटिकॉर्न में कर सकते हैं, और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में काफ़ी समय तक डिस्प्यूट रहा था, वो भी कचतीवी आइलैंड को लेके। ठीक, कचतीवी आइलैंड पाक स्टेट में एक आइलैंड है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड था 1976 तक। 1976 में इंडिया जो है उसको श्रीलंका से बिल्कुल श्रीलंका के नाम कर दिया, और उसके बाद से जो डिस्प्यूट लगभग ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे उस साइड इंडिया के कोई भी फिशरमैन फिशिंग करने के लिए भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये कचतीवी आइलैंड को लेके 1976 तक इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ था। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हम देख लेते हैं जिसमें श्रीलंका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सॉरी, ये पर्ल्स नहीं है, यहाँ पर्ल्स होगा, PEARLS। पर्ल्स मीन्स मोती। ठीक है दोस्तों,
आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स इसका नाम है, वैसे ही एक के पूरे पल्स का स्ट्रिंग बना दिया है चाइना। चाइना से शुरू होके फिर ये साउथ चाइना सी में भी अपना 2-3 पोर्ट्स और 2-3 हब्स बना चुका है। उसके बाद यहाँ वियतनाम में, फिर थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश, फिर यहाँ पे हम्बन टोटा नाम का जगह है जो श्रीलंका में पड़ता है। वहाँ पे भी श्रीलंका जो चाइना अपना एक पोर्ट, उस पोर्ट पे भी श्रीलंका का कब्जा है, और इससे वो इंडिया के ट्रेड को फिर या इंडिया के सुप्रीमेसी को चैलेंज करने का कोशिश करता है। इसलिए इंडिया के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है एक कंसर्न है, ट्रेड के मायने में भी और आर्मी इन्फ्लुएंस के मायने में भी। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स था। ये आइलैंड था, यही आइलैंड है कचतवी आइलैंड, जिसको लेके इंडिया और श्रीलंका के बीच में 1976 तक विवाद बना था। लेकिन 1976 में इंडिया जो है इसको श्रीलंका के कंट्रोल में दे दिया। उसके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिया कौन कौन से एशियन कंट्रीज के साथ या अपने नेबर्स के साथ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाया है, फिर कौन कौन से एसोसिएशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो एक सबसे पहला जो है इंडिया और म्यांमार में एक ट्रीटी बोल सकते हैं या फिर एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है जिसका नाम है कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है कलादान रिवर के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम जो है कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में इंडिया में जो है कोलकाता पोर्ट से हम शुरू करेंगे। इस प्रोजेक्ट में, कलादान प्रोजेक्ट में कोलकाता पोर्ट से शुरू करके और फिर हम रैखिन स्टेट जो है अराकान योमा जो हम लोग कल पढ़े थे, उस अराकान योमा जो रैखिन स्टेट है वहाँ पे एक सितवे पोर्ट है। उस सितवे पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो कोलकाता से पहले सितवे पोर्ट जाएंगे, फिर सितवे पोर्ट से रिवर से होते हुए, कलादान रिवर से होते हुए हम पलेटवा पोर्ट में जाएंगे। फिर पलेटवा पोर्ट से हम रोड के थ्रू एजवाल जाएंगे। तो इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोलकाता पोर्ट से होते हुए 539 किलोमीटर सी रूट की सहायता से हम सितवे पोर्ट पे जाएंगे। फिर सितवे पोर्ट से हम पलेटवा पोर्ट जाएंगे 158 किलोमीटर के रास्ते, और ये सी नहीं है, ये रिवर बोट रूट है। तो यहाँ से यहाँ तक सी रूट है 539 किलोमीटर, फिर 158 किलोमीटर का रिवर रूट है। फिर पलेटवा से कालेटवा, और ये जो रीजन पड़ता है सितवे टू पलेटवा, ये चीन स्टेट में पड़ता है। म्यांमार में एक चीन स्टेट नाम का रीजन है। वहाँ से फिर हम कलेटवा जाएंगे, और कलेटवा से जो है हम एजवाल में जाएंगे, मीन्स मिजोरम में जाएंगे बाई रोड। तो इस तरह से इसका इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं कि ये क्या करता है, इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ और आसियान कंट्री मीन्स साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट बनाता है। तो इसीलिए कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है म्यांमार के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे मेनलैंड इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ और साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ रिलेशन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। दूसरा जो है वो मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट है और एक बिमस्टेक है। ठीक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो मेकोंग गंगा का नाम से समझ में आ रहा है कि गंगा रिवर और मेकोंग रिवर जिन जिन कंट्रीज़ में बहती है उनका एक एसोसिएशन है। तो इसमें इंडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है और वियतनाम है। ठीक दोस्तों, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जो है 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके तहत इन 6 कंट्रीज़ जो है इन 6 कंट्रीज़ में 4 फील्ड में एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, जिसमें एजुकेशन है, टूरिज़्म है, ट्रांसपोर्ट है और कल्चर है। ठीक है दोस्तों, 4 फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, कल्चर और ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज़्म, इन चारों फील्ड में ये 6 कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। बे ऑफ बंगाल सबसे लास्ट जो है वो है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके 7 मेंबर हैं बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और भूटान।
तो ये जो भी कंट्रीज़ बे ऑफ बंगाल को टच करती हैं वो सातों कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है कि बिम्स्टेक जो है ये एक इनिशिएटिव है, ठीक, इन सातों कंट्रीज़ के बीच में अपने इकोनॉमिक या फिर टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज के लेक्चर के साथ हम इंडिया और नेबर्स के रिलेशंस, डिस्प्यूट्स, इश्यूज सभी को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।